हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं राहुल चौधरी कसना अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में आज अपन उत्पत्ति के अनुसार सेकंड नंबर पे सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है मध्य अरावली प्रदेश। उस पर अपनी चर्चा कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपन पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अरावली के बाद दूसरे नंबर पर जो भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति हुई वह है पठारी प्रदेश, और राजस्थान में जो पठार है उसका नाम है हाड़ौती का पठार। और आज अपन पढ़ने वाले हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कंसेप्चुअल और साथ साथ फैक्चुअल दोनों ही प्रकार से अपन इस टॉपिक को एनालिटिक अप्रोच से देखेंगे, ताकि आपका किसी भी एग्जाम का कोई सा भी प्रश्न पीछे ना रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। और अपना टॉपिक है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए, नाम से पता चल रहा है कि पठारी प्रदेश। तो सबसे पहले इसमें जो कंसेप्ट देखेंगे कि पठार क्या होता है। सबसे पहले इसमें देखेंगे पठार, क्योंकि राजस्थान के दक्षिण पूर्व में जो पठार है उस पठार का नाम है हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार है? ये राजस्थान का दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण और ये दिशा होती है पूर्व, और इसके ठीक बीच वाला होता है दक्षिण पूर्व। तो दिशा होगी आपकी दक्षिणी पूर्वी। तो सबसे पहले डायरेक्शन लिखा, और यहां पर पठार है। यहां पर क्या है? पठार है, और इस पठार का नाम है हाड़ौती का पठार, इसलिए नाम लिख दिया पठारी प्रदेश। पठार होने के कारण नाम क्या रखा? पठारी प्रदेश। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व दिशा में क्या है? पठार है, इसलिए नाम हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और यहां पे जो पठार है उस पठार का नाम है हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में जो पठार है उस पठार का नाम है हाड़ौती का पठार, इसलिए दक्षिण पूर्व में होने के कारण इसका नाम हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो सबसे पहले समझ लेना आपको पठार क्या होता है। नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो सबसे पहले देखेंगे पठार क्या होता है, पठार किसे कहते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बता सकते हैं कि पठार प्रथम श्रेणी के उच्चावच है या द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, क्योंकि ये ज्योग्राफी में बहुत बार पूछा जाता है कि पठार प्रथम श्रेणी के उच्चावच है या द्वितीय श्रेणी के। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि पठार क्या होता है या पठार की डेफिनेशन क्या होती है। पठार किसे कहते हैं? ये पठार एक स्थलाकृति है, ऐसी स्थलाकृति, यानी ये एक स्थलाकृति है। अपन यदि देखें तो यहां पे देख लीजिए, ये आपका पर्वत, ये आपका पठार, और ये वाला भाग मैदान। अब इसे हम समझ लीजिए थोड़ा हल्का सा। ये तो हो गया आपका पर्वत, ये आपका हो गया पठार, और ये आपका हो गया मैदान। ये स्थलाकृतियां देखिए आपने, पर्वत, पठार, मैदान, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। कौन से श्रेणी के? प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप और महासागर आते हैं, और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत, पठार और मैदान आते हैं। तो देखिए, आप पठार को कैसे डिफाइन करोगे? ये आपका पठार है, तो पठार को डिफाइन कैसे करोगे? पठार एक क्या है कि स्थलाकृति है, ऐसी स्थलाकृति जो पर्वत से नीचे स्थित है, पर्वत से नीचे हो और मैदान से ऊपर उठी हुई है। यानी ऐसी स्थलाकृति जो पर्वत से नीचे और मैदान से ऊपर उठी हुई है, साथ ही साथ जिसका शीर्ष भाग समतल होता है। जिसका शीर्ष भाग क्या होता है? समतल होता है, और आकृति मेजनुमा होती है। आकृति कैसी होती है? मेजनुमा होती है, और औसत ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है। उस स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। तो पठार के बारे में एक ऐसा स्थलाकृति जो पर्वत से नीचे और मैदान से ऊपर उठी हुई है, शीर्ष भाग समतल होता है, शीर्ष भाग बिल्कुल समतल होता है, और आकृति मेजनुमा होती है, और औसत ऊंचाई 600 मीटर होती है। उस स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। तो पठार को कैसे डिफाइन करेंगे? हम हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो पठार क्या होता है? एक स्थलाकृति होती है जिसका शीर्ष भाग क्या होता है? समतल होता है। आकृति कैसी होती है? मेजनुमा होती है। औसत ऊंचाई कितनी होती है? 600 मीटर होती है, और ये मैदान से ऊपर उठी हुई और पर्वत से नीचे स्थित होती है, और पठार द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। तो हमने पठार के बारे में जाना। अब देखते हैं पठार में कि पठार का निर्माण कैसे होता है। कि जितने भी पठारी है, आपको पठार अलग अलग होता है। अंतरा पर्वतीय पठार होते हैं, पर्वतों के बीच स्थित होते हैं, उसे बोलते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। अंतर मैदानीय, मैदान के अंदर होते हैं, उसे अंतर मैदानीय पठार भी कहा जाता है। तो पठार अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन पठार का निर्माण कैसे होता है? तो यदि पठार के निर्माण के बारे में यदि बात करें तो जो सर्वमान्य मत है कि पठार बनते कैसे हैं, तो ज्वालामुखी क्रिया। कौन सी क्रिया बताओ?
ज्वालामुखी क्रिया, और ये ज्वालामुखी का मुख होता है उसे बोलते हैं शंकु। ज्वालामुखी का मुख शंकुनुमा मुख होता है उसे बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर कहा जाता है। अब ज्वालामुखी क्या, ज्वालामुखी के आपको होता है अंदर, भूगर्भ के अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है उसे बोलते हैं मैग्मा, और ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो बाहर पदार्थ निकलता है उसे बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? लावा। अब देखिए हम कहें ज्वालामुखी का विस्फोट, ज्वालामुखी का विस्फोट दो प्रकार से होता है। ज्वालामुखी का विस्फोट कितने प्रकार से? दो प्रकार में। एक तो होता है केंद्रीय उद्गार, यदि छिद्र के रूप में उद्गार होता है तो उसे बोलते हैं केंद्रीय, और यदि दरार के रूप में होता है तो उसे बोलते हैं दरारी उद्भेदन। तो ज्वालामुखी का विस्फोट दो प्रकार से होता है, यदि छेद के रूप में निकलता है तो छिद्रीय या केंद्रीय उद्गार कहा जाता है, और दरार के रूप में निकलता है तो उसे दरारी उद्भेदन कहा जाता है। यदि हम बात करें कि यदि ज्वालामुखी से लावा यदि छिद्र के रूप में निकला, कैसे निकला? छिद्र के रूप में निकला तो बहुत तेज गति से बहुत ऊपर तक जाएगा और उससे निर्माण होगा ज्वालामुखी पर्वत। बहुत तेज गति से छिद्र के रूप में निकलेगा लावा तो बहुत ऊपर तक जाएगा और ज्वालामुखी पर्वत बनेगा, जैसे किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में एक ज्वालामुखी पर्वत है। लेकिन यदि बात करें यही लावा, ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा दरार के रूप में धीरे धीरे दरार के रूप में रिस के निकलेगा, एक के ऊपर एक लेयर जम जाएगी, फिर दूसरी लेयर जम जाएगी, तीसरी लेयर जम जाएगी, यानी ये दरारी उद्भेदन है। कैसा उद्भेदन है? दरार के रूप में निकल रहा है लावा, तो इस उद्भेदन को क्या बोलते हैं? दरारी उद्भेदन बोलते हैं। और यदि छिद्र के रूप में निकलता तो उसे केंद्रीय उद्भेदन बोलते हैं। दरारी और एक होता है आपका केंद्रीय। तो केंद्र के रूप में उद्गार होगा तो ज्वालामुखी पर्वत बनेगा, लेकिन यदि लावा का जो उद्भेदन है वो दरार के रूप में होगा तो दरारी उद्भेदन से क्या बनेगा? पठार बनेगा। क्या बनेगा? एक के ऊपर एक लेयर जम जाएगी, एक के ऊपर लेयर, फिर एक के ऊपर एक लेयर, इस प्रकार जमती जाएगी और यहां पर पठार का निर्माण हो जाएगा। यानी ज्वालामुखी की दरारी उद्भेदन से क्या बनता है? पठार बनता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पठार का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? तो ज्वालामुखी की दरारी उद्भेदन से पठार का निर्माण होता है। पठार क्या होता है? पठार का निर्माण कैसे होता है? अब आगे चलते अपन, जो आपका क्वेश्चन बनेगा कि यहां पे पठार में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से पठार बनेगा तो वहां पे कौन सी चट्टानें होगी? तो आपको तो मैग्मा के ठंडे होने से जो चट्टानें बनती है, भूगर्भ के अंदर मैग्मा के ठंडे होने से जो चट्टानें बनती है उसे बोलते हैं ग्रेनाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट। और ये आंतरिक आग्नेय चट्टानें, क्योंकि मैग्मा और लावा के ठंडे होने से प्राथमिक चट्टान या आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, इग्नियस रॉक या प्राइमरी रॉक का निर्माण होता है। और मैग्मा के अंदर ही ठंडा होने से, अंदर मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उससे ग्रेनाइट चट्टानों का, ग्रेनाइट का निर्माण होता है, और ये आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और यदि यही मैग्मा बाहर निकलता तो उसे लावा बोलते हैं, और लावा जब ठंडा होता है, ये लावा है, और जब लावा ठंडा होगा, ठीक है, तो लावा के ठंडे होने से बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण होता है। कौन सी चट्टानों का? बेसाल्टिक चट्टान या बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। तो यहां एक चीज क्लियर हो गई कि लावा के ठंडे होने से ही पठार बनता है, लावा के ठंडे होने से पठार बनता है। तो पठार में कौन सी चट्टानें होगी? बेसाल्ट चट्टानें होगी। कौन सी होगी? बेसाल्ट। तो राजस्थान के हाड़ौती का पठार ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में ज्वालामुखी के प्रमाण कहां है? तो राजस्थान में जो हाड़ौती का पठार है वह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है, क्योंकि पठार ज्वालामुखी की दरारी उद्भेदन से बनते हैं। तो ज्वालामुखी के प्रमाण राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार यानी हाड़ौती का पठार ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। साथ ही साथ हाड़ौती के पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाड़ौती के पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती है। और जो बेसाल्टिक चट्टानें हैं ये आपसे बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं, और बेसाल्टिक चट्टानें में यहां पे काली मिट्टी मिलेगी। कौन सी मिट्टी मिलेगी? काली मिट्टी मिलेगी, जो कपास के लिए उपयुक्त होती है, जिसे वर्टिसोल्स भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें एक एक करके अपन कंसेप्चुअल आपका क्लियर होता जाएगा कि पठार किसे कहते हैं, ताकि आपको मेंस में आंसर राइटिंग करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं हो कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों को नाम लिखते हुए किसी एक भौतिक प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पर टिप्पणी कीजिए। यदि ये मेंस का क्वेश्चन भी बनता है तो आप 15 वर्ड में या 100 वर्ड में आराम से लिख सकते हैं। तो पहले पठार को बताना आपको कि पठार क्या होता है, फिर पठार का निर्माण कैसे होता है, तो ज्वालामुखी की दरारी उद्भेदन से पठार का निर्माण होता है। फिर राजस्थान में कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार है। और पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में यह भी बता सकते हैं कि ज्वालामुखी का जो संकुलों का मुख होता है उसे बोलते हैं क्रेटर, और क्रेटर का बड़ा रूप क्या कहलाता है, यह जरूर बताएं। नेक्स्ट अब देखेंगे अपन
कि राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, और राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति का कौन से युग और महायुग में हुई है? तो पूरे पृथ्वी के इतिहास को या भूगर्भिक इतिहास को अलग अलग 5 महायुगों में बांटा जाता है, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति किसमें हुई? तो आंसर होगा मेसोजोइक। किसमें हुई थी बताओ? मेसोजोइक। और मेसोजोइक को और क्या बोलते हैं हिंदी में बोले तो मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प। तो मेसोजोइक या मध्यजीवी महाकल्प में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी। यह तो हो गया महाकल्प या महायुग। और ये आपको युग पूछे तो क्रिटेशियस युग, क्योंकि ज्वालामुखी से ही यह पठार बना है। हाड़ौती का पठार किससे बना है? ज्वालामुखी से बना है। और ज्वालामुखी का जो युग कहलाता है उसे बोलते हैं क्रिटेशियस। ये ज्वालामुखी का युग कहलाता है। तो क्रिटेशियस युग में हुई थी और ये ज्वालामुखी का युग कहलाता है। किसका युग कहलाता है? तो ज्वालामुखी युग किसे कहा जाता है? तो क्रिटेशियस युग को ज्वालामुखी युग कहा जाता है। और दक्षिणी पूर्वी पठार पर या हाड़ौती का पठार ज्वालामुखी क्रिया से बना हुआ है। इसका मतलब किस युग में बना है? क्रिटेशियस युग में बना है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति किस महायुग में हुई? ऑप्शन आएंगे प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। तो आपका आंसर होगा मेसोजोइक। दूसरा क्वेश्चन बनेगा किस युग में हुई? प्लीस्टोसीन, इयोसीन, मायोसीन, क्रिटेशियस। तो राइट आंसर होगा क्रिटेशियस युग में हुई। किस युग में हुई? क्रिटेशियस। जैसे अरावली प्री कैम्ब्रियन युग में, ठीक है, इसी प्रकार ये कौन से युग में? क्रिटेशियस युग में इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो ये हमने क्या देख लिया बताओ? उत्पत्ति। अब चलते हैं आगे। बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो ये किसका अवशेष है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। आपको पता है अरावली, मध्य अरावली प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश दोनों गोंडवाना लैंड के अवशेष है। और पूरी मैदानी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश ये 33 सागर के अवशेष है। तो पूछे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश किसका अवशेष है? तब आपका आंसर होगा गोंडवाना लैंड का अवशेष। किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और यदि बात करें कि यहां पर कितना क्षेत्रफल कवर करता है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कितना क्षेत्रफल कवर करता है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6.83%। राउंड फिगर में बोले तो 7% है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7% दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश विस्तृत है। और यदि बात करें ये राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना कवर करता है, तो ये राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11% कवर करता है। राजस्थान की जो टोटल जनसंख्या है उसकी 11% का निवास करती है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि बात करें राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश है, तो राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं। और 4 भौतिक प्रदेशों की यदि बात करें तो 61% कौन कवर करता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कवर करता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है 9% कौन कवर करता है? तो मध्य अरावली प्रदेश कवर करता है। 23% कौन करता है? 23% कौन करता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और 7% कौन करता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो देखिए सबसे कम ये 61% पे है, ये 9% पे, ये 23% पे और ये 7 है। तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो आंसर होगा आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, क्योंकि ये 7% कवर करता है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन बनेगा क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश। तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो अब आपका आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। और हम पढ़ रहे हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। लेकिन बड़ा पूछे तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हम पढ़ रहे हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को लेके, वो ये बन सकता है कि बताओ दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है, में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में किस प्रकार की मृदा या मिट्टी पाई जाती है? तो आपको पता है यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को और क्या बोलते हैं? तो रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को और क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। या ऐसे बोलते हैं काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, तो इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। कपासी मृदा भी कहा जाता है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, इसी को रेगुर मिट्टी, और ये कपास के लिए उपयुक्त होती है, तो इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। अब देखिए काली मिट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसे वर्टिसोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टिसोल्स। ये ध्यान रखें कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स,
इंसेप्टिसोल्स या वर्टिसोल्स, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं मृदा के वैज्ञानिक विभाजन से। तो आपका आंसर होगा यहां पर वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? वर्टिसोल्स। कहां पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, यानी किन जिलों में? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है, यानी काली, रेगुर या कपासी मृदा पाई जाती है, जो किसके लिए उपयुक्त है? कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और इस भौतिक प्रदेश, ये भौतिक प्रदेश मसालों के लिए, क्वेश्चन आएगा सर्वाधिक मसालों वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश सर्वाधिक मसालों वाला भौतिक प्रदेश है। साथ ही साथ यदि बात करें, ये तो हो गई आपकी मिट्टी की बात, लेकिन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो यदि बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, तो यहां पर कोपेन के अनुसार, किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार पठारी प्रदेश में AW जलवायु पाई जाती है। जलवायु संकेत क्या दिया कोपेन ने? तो AW जलवायु संकेत दिया था, ठीक है। और या सामान्य पूछे तो अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन से पाई जाती है? अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। बात करें यहां पे वर्षा की, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में वर्षा 110 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 110 सेंटीमीटर से अधिक होती है वर्षा। तो आपसे पूछेंगे राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, उनमें सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो नोट लगा के लिख सकते हैं, क्वेश्चन आएगा राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश। देखिए यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह बनेगा कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू है, स्थान पूछे। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो झालावाड़ है, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में आता है। लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश पूछे तो वह है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, क्योंकि यहां सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आता है झालावाड़, वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का ही भाग है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं यहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में शुष्क सागवान वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? शुष्क सागवान वनस्पति पाई जाती है। शुष्क सागवान वनस्पति पाई जाती है। शुष्क सागवान वनस्पति पाई जाती है। अब इसका ढाल, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का ढाल किस तरफ है? देखिए जब भी हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की यदि बात करें तो इसके ढाल की यदि बात करें तो यहां पर एक मुख्य नदी बहती है चंबल। कौन सी बहती है? मुख्य नदी बहती है, कौन सी है? चंबल। यहां मुख्य नदी चंबल बहती है। जब ये चंबल नदी, तो देखिए चंबल और उसकी सहायक नदियां, चंबल और उसकी सहायक नदियां इस तरफ बहती है, तो ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इसका ढाल किस तरफ हुआ? तो इसका ढाल है दक्षिण से उत्तर की तरफ। इसका ढाल है वो दक्षिण से कहां बताओ? उत्तर की तरफ, क्योंकि नीचे से सारी नदियां ऊपर की ओर जा रही है, तो इसमें जो ढाल है इसका ढाल दक्षिण से कहां बताओ? उत्तर की तरफ है। या आप बोल सकते हो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से कहां बताओ? उत्तर पूर्व की ओर है। तो इस प्रकार ढाल का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? चंबल, और बाकी उसकी क्या है? सहायक नदियां दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से प्रवाहित होती है। अब बात करें कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो देखिए राजस्थान में जो पठार है वो हाड़ौती का पठार है, वो राजस्थान की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। उसी प्रकार भारत में पठार है, उससे बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसे बोलता है हाड़ौती का पठार, यहां पे जो पठार है राजस्थान के दक्षिण पूर्व में, इस पठार का नाम है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। और ये हाड़ौती का पठार राजस्थान के कहां है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार किसका भाग है? मालवा का पठार। हाड़ौती का पठार किसका भाग है? मालवा का पठार। और मालवा का पठार कहां है? एमपी में। कहां बताओ? एमपी में। मालवा का पठार किसका भाग है? दक्कन का पठार। मालवा का पठार किसका भाग है? दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार वैसे तो आपको पता है 7 राज्यों में फैला हुआ है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में। मुख्य रूप से कहां है? महाराष्ट्र में। और दक्कन का पठार किस पठार में आता है? तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार में आता है। भारत के कौन से भौतिक प्रदेश में आता है? तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में आता है। प्रायद्वीपीय पठार में आता है, यह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में आता है।
अब आपका क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हाड़ौती का पठार किसका भाग है? तो आंसर होगा मालवा का पठार का भाग है। यदि मालवा का पठार ऑप्शन में नहीं आए तो क्या करोगे? तो करोगे हाड़ौती का पठार किसका भाग है? दक्कन का पठार का भाग है। यदि दक्कन का पठार भी ऑप्शन में नहीं आए तो हाड़ौती का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। यानी भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अवशेष राजस्थान में भी मिलते हैं और हाड़ौती का पठार अल्टरनेटली प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। और आपको पता है दक्कन का पठार ज्वालामुखी क्रिया से बना हुआ है। अभी हमने कहा पठार किससे बनता है? ज्वालामुखी क्रिया से। ज्वालामुखी क्रिया से बनेगा तो कौन से चट्टानें पाई जाएगी? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएगी। कौन से पाई जाएगी? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएगी। तो दक्कन का पठार ज्वालामुखी से बना है और ज्वालामुखी में क्या निकलता है? लावा, और लावा के ठंडे होने से क्या बनता है? पठार। तो इसे बोलते हैं दक्कन का लावा ट्रेप। क्या बोलते हैं? दक्कन तो पठार हो गया और दक्कन का पठार किससे बना हुआ है? लावा से, लावा का ठंडे होने से, तो इसे बोलते हैं दक्कन का लावा ट्रेप। क्या बोलते हैं? दक्कन का लावा ट्रेप भी कहा जाता है। क्योंकि दक्कन का पठार जब ज्वालामुखी से बना है तो मालवा का पठार भी ज्वालामुखी से बना है, तो हाड़ौती का पठार भी ज्वालामुखी से बना है। तो राजस्थान में ज्वालामुखी के प्रमाण कहां मिलते हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। क्योंकि हाड़ौती का पठार ज्वालामुखी से बना है इसलिए यहां पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती है। इसलिए हाड़ौती के पठार की जगह एक नाम यह भी आपको मिलता है, दक्कन का लावा ट्रेप। क्योंकि दक्कन का पठार ज्वालामुखी के लावा से बना है तो हाड़ौती का पठार भी इसी का ही भाग है। तो अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी। हाड़ौती के पठार की सामान्य जानकारी आपकी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं टॉपिक पे, जो अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब तक तो हमने बेसिक जानकारी से रूबरू करवाया था। कैसी लगी आपको बेसिक जानकारी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अब चलते हैं आगे की ओर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं हाड़ौती के पठार की। किसकी बात कर लेते हैं? हाड़ौती के पठार। और हाड़ौती का पठार का विस्तार कितने जिलों में है? 4 जिलों में। हाड़ौती का पठार कितने जिलों में फैला हुआ है? 4 जिलों में फैला हुआ है। हाड़ौती का पठार 4 जिलों में फैला है। लिख लेते हैं कौन कौन से? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इन 4 जिलों में हाड़ौती के पठार का विस्तार है। अब हम यह देखने जा रहे हैं कि हाड़ौती के पठारी क्षेत्र में यानी दक्षिणी पूर्वी पठार में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों को अध्ययन करेंगे और यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो इन पहाड़ियों को थोड़ा अच्छे से देखें कि कौन कौन सी यहां पर पहाड़ियां हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, यहां पे जो पहाड़ियां देखेंगे उनमें झालावाड़, कोटा और झालावाड़ के बीच, किसके बीच? कोटा और झालावाड़ के बीच जो पहाड़ियां हैं उन्हें बोलते हैं मुकुंदरा की पहाड़ियां, या बोलते हैं मुकुंदरा हिल्स। हिल्स का मतलब होता है पहाड़ियां। कोटा और झालावाड़ के बीच जो पहाड़ियां हैं उन्हें बोलते हैं मुकुंदरा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां बताओ? मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा हिल्स बोलते हैं या मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां। तो देखिए मुकुंदरा की पहाड़ियां किन 2 जिलों के मध्य है? कोटा और झालावाड़ के मध्य। किसके मध्य बताओ? कोटा और झालावाड़ के बीच पहाड़ियां उन्हें बोलते हैं मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा की पहाड़ियां। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरा, जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं वो कौन से भौतिक प्रदेश में आती है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियां यहां पे जो है ये कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार है बताओ? हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती का पठार कौन सा भौतिक प्रदेश में आता है? तो ये हाड़ौती का पठार है पूरा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में। और ये कौन से भौतिक प्रदेश में आता है? तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में आता है। किस में आता है बताओ? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में आता है। ठीक है, तो मुकुंदरा की पहाड़ियां किस पठार में आती है? क्योंकि कोटा झालावाड़ में, तो कोटा झालावाड़ कौन से पठार में? हाड़ौती के पठार में आता है। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से पठार में? हाड़ौती के पठार में। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। मुकुंदरा की पहाड़ी किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है। मुकुंदरा की पहाड़ी किन 2 जिलों के मध्य है? कोटा और झालावाड़ के मध्य है। कोटा और झालावाड़ के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन सी पहाड़ियां बताओ? मुकुंदरा की पहाड़ियां। और मुकुंदरा की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है, मुकुंदरा की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, मुकुंदरा की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है चांदबाड़ी। कौन सी बताओ? चांदबाड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। और इसकी ऊंचाई है 517 मीटर। तो मुकुंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा चांदबाड़ी। कौन सी बताओ? चांदबाड़ी। और चांद से याद आया, आपको पता है चांद, जब चांद आता है, ठीक है, या चांद का नाम आता है तो सबके चेहरों पे एक स्माइल से आ जाती है। और चांद से याद आया, कितना हसीन चांद सा चेहरा है, कितना हसीन चांद सा चेहरा है,
उस पर शबाब का रंग गहरा है। कितना हसीन चांद सा चेहरा है, उस पर शबाब का रंग गहरा है। खुदा को यकीन न था वफा पर, खुदा को यकीन न था वफा पर, तभी तो चांद पर तारों का पहरा था। तभी तो चांद पर तारों का पहरा है। खुदा को यकीन ना था वफा पर, तभी तो चांद पर तारों का पहरा है। तो दोस्तों, कभी किसी के ऊपर या किसी के आसपास पहरा ना करें। पहरा का मतलब है आप उसी के सुरक्षा गार्ड ना लगाएं, ठीक है। किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि चांद, ठीक है, चांद पर भी शक था खुदा को, तभी तो उस पर चारों ओर तारों का पहरा था। तो हम बात कर लेते हैं चांद की। तो चांद से याद आया चांदबाड़ी, ठीक है। तो याद रह जाएगा कि मुकुंदरा की पहाड़ियों की सबसे, कहते हैं ना मुकंदर में लिखा होता है, तो बताओ चांद भी मिलता है। तो मुकुंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, इनकी आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार। इनकी आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार। तो यहां भी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको। अर्धचंद्राकार की पहाड़ियां बोलते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियों की आकृति अर्धचंद्राकार है, इसलिए इन्हें अर्धचंद्राकार की पहाड़ियां बोलते हैं। तो अर्धचंद्राकार की पहाड़ियां किस भौतिक प्रदेश में? तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मुकुंदरा की पहाड़ियों को ही अर्धचंद्राकार की पहाड़ियां बोलते हैं, और ये किस में आती है? हाड़ौती के पठार में आती है। तो आपसे पूछेंगे अर्धचंद्राकार पहाड़ियां या मुकुंदरा की पहाड़ियों की आकृति कौन सी है? अर्धचंद्राकार। तो मुकुंदरा की पहाड़ियों को अर्धचंद्राकार पहाड़ियां भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुंदरा की पहाड़ियां किसका भाग है? पहाड़ियां हमेशा पर्वत का भाग होती है, और ये आरएस प्री में पूछा गया था कि मुकुंदरा की पहाड़ियां, तो अधिकांश स्टूडेंट ने सोचा कि मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां है? कोटा झालावाड़ में या राजस्थान में, और राजस्थान में जो पर्वत है वो है अरावली पर्वत। लेकिन आपको दोस्तों बता दूं, इसका राइट आंसर है, आपको मैं बता दूं, विंध्याचल पर्वत। क्या बताओ? विंध्याचल पर्वत। क्यों? आपको पता है हाड़ौती का पठार किसका भाग है? मालवा का पठार का। और मालवा का पठार कहां है? एमपी में है। जब हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का भाग है, राजस्थान में जो हाड़ौती का पठार है वो एमपी के मालवे के पठार का भाग है, तो हाड़ौती के पठार में जितनी भी पहाड़ियां होगी वो एमपी वाले पर्वत का ही भाग होगी, और एमपी में पर्वत है विंध्याचल पर्वत। क्योंकि हाड़ौती का पठार मालवे के पठार का भाग है, तो हाड़ौती के पठार में जितनी भी पहाड़ियां हैं, भले वो मुकुंदरा की पहाड़ियां या अन्य पहाड़ियां हैं, वो सारी एमपी वाले पर्वत का भाग है, और एमपी में पर्वत कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। तो राइट आंसर है कि बताओ मुकुंदरा की पहाड़ियां किस पर्वत का भाग है? विंध्याचल पर्वत का भाग है। किस पर्वत का भाग है? विंध्याचल पर्वत का भाग है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आरएस प्री में पूछा गया है। किस पर्वत का भाग है? विंध्याचल पर्वत का भाग है। अब बात कर लेते हैं मुकुंदरा की पहाड़ियां। तो मुकुंदरा की पहाड़ियों में आपको पता है राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। अभी वर्तमान में राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर। राजस्थान का पहला नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर। दूसरा है केवलादेव। कौन सा है? केवलादेव। और तीसरा है कौन सा? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 2012 में दिया गया। तो वो मुकुंदरा राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सी पहाड़ियों में? मुकुंदरा की पहाड़ियों में। इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। और आपको बता दूं, राजस्थान में 3 टाइगर परियोजनाएं, पहली टाइगर परियोजना रणथंभौर है, दूसरी सरिस्का अलवर में, और तीसरी टाइगर परियोजना है मुकुंदरा हिल्स टाइगर परियोजना। मुकुंदरा हिल्स टाइगर परियोजना। और मुकुंदरा हिल्स टाइगर परियोजना ये राजस्थान की तीसरी टाइगर परियोजना है, और इसे टाइगर परियोजना का दर्जा दिया गया था 2013 में। तो मुकुंदरा की पहाड़ियों में राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर परियोजना भी है, यह भी ध्यान रखें। तो हम पढ़ रहे हैं मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियों के बारे में, तो इसके बारे में आप डिटेल से देख लीजिए। एक बार मैं पुनः आपका रिवाइज करा देता हूं। पहला क्वेश्चन, मुकुंदरा की पहाड़ियां किन 2 जिलों के मध्य है? कोटा और झालावाड़ के मध्य है। दूसरा क्वेश्चन, मुकुंदरा की पहाड़ियां किस पठार में आती है? हाड़ौती के पठार में। मुकुंदरा की पहाड़ियां किस भौतिक प्रदेश में आती है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। मुकुंदरा की पहाड़ियों की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार है। कैसी बताओ? अर्धचंद्राकार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मुकुंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदबाड़ी। कितनी है? 517 मीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुकुंदरा की पहाड़ियां किस पर्वत का भाग है? तो विंध्याचल पर्वत का भाग है, अरावली का भाग नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान की तीसरी टाइगर परियोजना किन पहाड़ियों में है? तो मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियों में है। तो ये सारी जानकारी हमने देखी किसके बारे में? मुकुंदरा हिल्स के बारे में, जो कोटा और झालावाड़ के मध्य है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चलते हैं।
चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। तो हम पढ़ रहे थे हाड़ौती का पठार, और बात करें हाड़ौती के पठार की, तो हाड़ौती के पठार में कोटा और झालावाड़ के, हाड़ौती के पठार में जितनी भी पहाड़ियां उनको डिस्कस कर रहे थे। और सबसे पहले हमने देखा कोटा और झालावाड़ के बीच, कोटा और झालावाड़ के बीच जो पहाड़ियां हैं उनका नाम है मुकुंदरा की पहाड़ियां। तो उनको हमने देख लिया एक बार, कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारा, बूंदी और बारा, ये मुख्य रूप से हाड़ौती के पठार में आते हैं। और हमने देखा कोटा और झालावाड़ के बीच जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को बोलते हैं मुकुंदरा की पहाड़ियां या मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा की पहाड़ियां। अब हम देखेंगे बारां कि बारां में कौन सी पहाड़ियां हैं। तो दोस्तों बारां में एक स्थान है रामगढ़, बारां में एक स्थान कौन पड़ता है, कौन सा बताओ, रामगढ़। एक जमवा रामगढ़ अलग है जयपुर में, जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य भी है, ठीक है, और जमवाई माता का मंदिर भी है जो जयपुर के कच्छाओं की कुल देवी भी है। तो देखिए रामगढ़ कहां पड़ता है, एक रामगढ़ जैसलमेर में भी पड़ता है, लेकिन ये रामगढ़ कहां है, बारां में। तो रामगढ़ कहां है, बारां में। तो रामगढ़ बारां में जो पहाड़ियां हैं उनका नाम है हॉर्स सू की पहाड़ियां, हॉर्स सू की पहाड़ियां। ये हॉर्स सू की पहाड़ियां क्या होती है, हॉर्स का मतलब हो गया घोड़ा और सू का मतलब हो गया उसका खुर या पैर, ठीक है। तो इनका आकार कैसा है, घोड़े के खुर के समान, घोड़े के खुर के समान पहाड़ियां। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके सामने कि हॉर्स सू की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में। हॉर्स सू का मतलब हुआ घोड़े के खुर के समान, तो घोड़े के खुर के समान जो पहाड़ियां हैं वो कहां है बताओ, रामगढ़ बारां में है। एक क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और बात करें रामगढ़ की, तो रामगढ़ में उल्का पिंड गिरने के प्रमाण मिले हैं, किसके बताओ, उल्का पिंड गिरने के प्रमाण। उल्का पिंड के प्रमाण राजस्थान में कहां मिले हैं, तो राजस्थान में उल्का पिंड के प्रमाण कहां मिले हैं, रामगढ़ बारां में। और उल्का पिंड गिरने से आपको पता है एक झील बनती है, ठीक है, उसे झील को क्या बोलते हैं बताओ, उल्का झील बोलते हैं। और ज्वालामुखी से जो झील बनती है उसे क्रेटर झील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेटर झील। और क्रेटर झील का अच्छा उदाहरण है लोनार महाराष्ट्र में, लोनार महाराष्ट्र वाली झील है वो क्रेटर झील का उदाहरण है। तो राजस्थान में उल्का पिंड के प्रमाण कहां मिलते हैं, तो रामगढ़ बारां में उल्का पिंड के प्रमाण मिलते हैं। और आपको बता दें उल्का पिंड गिरने से गहरा गड्ढा सा बन गया है और इसे जियो हेरिटेज में शामिल किया गया। भारत का, पूरे भारत का, न राजस्थान का बल्कि पूरे भारत का पहला स्थान है, प्रथम जियो हेरिटेज है, या आप कह सकते हैं कि भारत का प्रथम जियो हेरिटेज स्थल कौन सा है, तो रामगढ़ बारां प्रथम जियो हेरिटेज स्थल, जियो हेरिटेज स्थल, जियो हेरिटेज स्थल। तो भारत का प्रथम जियो हेरिटेज कौन सा है, रामगढ़ बारां है। और यहां पर हाल ही में यूरेनियम के प्रमाण मिले हैं, यूरेनियम के प्रमाण मिले हैं। तो हाल ही में यूरेनियम के भंडार या यूरेनियम के जो प्रमाण है, यूरेनियम के भंडार वो कहां मिले, रामगढ़ बारां में। तो हमने देखा हॉर्स सू या घोड़े के खुर के समान पहाड़ियां कहां है, रामगढ़ बारां में है। दूसरा क्वेश्चन, उल्का पिंड गिरने के प्रमाण राजस्थान में कहां मिले हैं, रामगढ़ बारां में मिले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ भारत का प्रथम जियो हेरिटेज स्थल कौन सा है, रामगढ़ बारां है। और हाल ही में यहां पर यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं। नेक्स्ट हमने देख लिया बारां में कौन सी पहाड़ियां हैं। उसके बाद बूंदी में, बूंदी में जो पहाड़ियां हैं उन्हें का नाम ये है बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां। और बूंदी की पहाड़ियां कहां है, तो नाम से पता चल जाएगा बूंदी की पहाड़ियां बूंदी में है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो राइट आंसर है सतूर। कौन सी बताओ, सतूर, 353 मीटर। कितनी बताओ, 353 मीटर। तो आपसे पूछेंगे कि बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो राइट आंसर होगा बूंदी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है सतूर। और कितनी बताओ, 353 मीटर। नेक्स्ट है कोटा में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं कुंडला की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां बताओ, कुंडला की पहाड़ियां। तो कुंडला की पहाड़ियां कहां बताओ, कोटा में। कुंडल के आकार की पहाड़ियां हैं उन्हें कुंडला की पहाड़ियां कहते हैं। तो कुंडला की पहाड़ियां कहां बताओ, कोटा में। तो हमने हाड़ौती के पठार में 4 जिला आते हैं मुख्य रूप से, और उनमें कौन कौन सी पहाड़ियां उनको डिटेल से देखा। कोटा और झालावाड़ के बीच मुकुंदरा की पहाड़ियां, हॉर्स सू की पहाड़ियां बारां में, रामगढ़ बारां में, बूंदी में बूंदी की पहाड़ियां और कोटा में कुंडला की पहाड़ियां। और इनसे हमेशा एक नया क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, या तो हॉर्स सू की पहाड़ियां या मुकुंदरा की पहाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
दोस्तों अब दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का अंतिम पार्ट चल रहे हैं, अंतिम चरण की ओर चल रहे हैं और इसके बाद अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसको दो भागों में पढ़ते हैं। उसको कितने भागों में बांट सकते हैं अपन? दो भागों में। कैसे? यह आपका है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो यहां पे जो पठार है उसका नाम है हाड़ौती का पठार। यहां पे जो पठार है उस पठार का नाम क्या है? ये तो हो गया आपका हाड़ौती का पठार, ये हाड़ौती का पठार। और ये वाला पार्ट है इसे बोलते हैं विंध्य कगार, क्योंकि एमपी में एक पर्वत है विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत, और उसका किनारा है तो इसे बोलते हैं विंध्य कगार। क्या बोलते हैं? विंध्य कगार। और ये भी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के दो भागों में बांटते हैं, इसको दो भागों में बांटकर विभाजन करके इसका अध्ययन करते हैं। एक तो है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, इसे दक्कन का लावा ट्रेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्कन का लावा ट्रेप, क्योंकि हाड़ौती का पठार मालवा का भाग है और मालवा का पठार दक्कन का पठार का भाग है। इसका मतलब हाड़ौती का पठार अल्टरनेटली किसका भाग है? दक्कन का, और दक्कन के पठार का भाग है। और दक्कन का पठार किससे बना है? लावा निर्मित है। कैसा है बताओ? ज्वालामुखी की लावा निर्मित है, इसलिए इसे हाड़ौती का पठार या दक्कन का लावा ट्रेप कहा जाता है। पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट ये हो गया विंध्याचल पर्वत का किनारा है। एमपी में जो पर्वत है विंध्याचल पर्वत, और आपको होता है सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ये सारे एमपी से सीमा लगाते हैं। राजस्थान के 10 जिले एमपी से क्या लगाते हैं? सीमा। और एमपी में जो पर्वत है उसका नाम है विंध्य पर्वत। कौन सा बताओ? विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। पहला है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको दो भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन किया जाता है। एक तो हो गया आपका कौन सा बताओ? हाड़ौती का पठार। कौन सा हो गया बताओ? हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। और इसका जो दूसरा भाग हो गया उसे बोलते हैं विंध्य कगार। क्या बोलते हैं बताओ? विंध्य कगार, विंध्य कगार। तो इनको अपन अध्ययन करना है। तो हमने देखा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटते हैं, एक तो हाड़ौती का पठार और एक कौन सा हो गया? विंध्य कगार। और इन्हीं का अपन आगे जाके क्या करेंगे? अभी अध्ययन करेंगे। तो कितने पार्ट हो गए इसके? दो पार्ट हो गए। रफ कर दें इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं, इसको दो भागों में अध्ययन करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को। इसको वापस दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक का नाम है हाड़ौती का पठार, और एक का नाम है विंध्य कगार, विंध्य कगार। हाड़ौती के पठार को एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं दक्कन का लावा ट्रेप। क्या बोलते हैं? दक्कन लावा ट्रेप, क्योंकि हाड़ौती का पठार दक्कन के पठार का भाग है और जो लावा निर्मित है यानी ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। हाड़ौती का पठार किन किन जिलों में है? तो ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 जिलों में फैला हुआ है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और ये चारों एक ही संभाग में आते हैं और उसका नाम है कोटा संभाग। और विंध्य कगार कहां फैला है? तो ये सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, इन 3 जिलों में विंध्य कगार का विस्तार है, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में। अब बात कर लेते हैं अपन किन में। तो ये 4 जिलों में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कौन सा बताओ? हाड़ौती का पठार। कितने जिलों में? 4 जिलों में। तो देखिए इसमें से एक जिला था बारा। कौन सा? बारा। और बारा की मैं बता दूं, यहां बारा में शाहबाद उच्च भूमि है। कौन सी बताओ? शाहबाद उच्च भूमि। तो शाहबाद उच्च भूमि कहां बताओ? बारा में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शाहबाद उच्च भूमि कहां है? बारा में है। और यदि बात करें झालावाड़ की, तो झालावाड़ में एक मैदान है डग गंगाधर का मैदान, डग गंगाधर का मैदान। तो डग गंगाधर का मैदान कहां है? झालावाड़ में। डग गंगाधर का मैदान कहां है बताओ? झालावाड़ में है। कहां बताओ? झालावाड़। डग गंगाधर का मैदान पूछे तो आंसर क्या होगा? झालावाड़ में है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट बोल दीजिए। ये ऐसा बोलते हैं महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट। ग्रेट का मतलब क्या हो गया? महान, बाउंड्री का मतलब क्या हो गया बताओ? सीमा।
मान का मतलब क्या, देखो ग्रेड का मतलब मान, बाउंड्री का मतलब क्या हो गया सीमा, और फोल्ड का मतलब होता है भ्रंश। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, आरएस प्री जैसे एग्जाम में भी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड या मान सीमा भ्रंश कौन से जिलों में है, तो बूंदी और सवाई माधोपुर में, बूंदी और सवाई माधोपुर में। तो बूंदी सवाई माधोपुर में ग्रेट बाउंड्री फोल्ड है, मान सीमांत भ्रंश है, मान सीमा भ्रंश है। तो हमने देखा कि हाड़ौती का पठार दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को दो भागों में पड़ते हैं। एक है हाड़ौती का पठार जिसे बोलते हैं दक्कन का लावा ट्रेप, और ये 4 जिलों में फैला है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और यदि बात करें बारा में, तो क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछेंगे कि शाहबाद उच्च भूमि कौन से जिले में है, तो आपको पता है कि शाहबाद और किशनगंज ये 12 की 2 तहसीलें हैं जहां पर शेर या जनजाति निवास करती है। तो शाहबाद उच्च भूमि किस जिले में है, तो आंसर होगा 12 में। डग गंगाधर का मैदान, तो आपको पता है गोवंश अनुसंधान केंद्र एक डग कहां बताओ, झालावाड़ में। तो बताओ डग गंगाधर का मैदान कहां होगा, बताओ झालावाड़ में। लेकिन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसे, जो पूछा भी जाता है बार बार, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड मान सीमांत भ्रंश कहां है, दक्षिणी पूर्वी पठार में। लेकिन आपसे पूछें किस पठार में, हाड़ौती के पठार में। लेकिन किन जिलों में, तो बूंदी और सवाई माधोपुर में, बूंदी और सवाई माधोपुर में ग्रेट बाउंड्री फोल्ड मान सीमा भ्रंश है। अब बात कर लेते हैं इधर कि विंध्य कगार, विंध्य कगार का विस्तार कितने जिलों में, 3 जिलों में, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक स्थान है रणथंभौर, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक रणथंभौर। और रणथंभौर में आपको पता है कि यहां पर कलरफुल पहाड़ियां पाई जाती है, यानी रंगीन पहाड़ियां पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा आपसे, राजस्थान के किस जिले में कलरफुल हिल्स, रंगीन पहाड़ियां पाई जाती है, तो वो है रणथंभौर, सवाई माधोपुर में रंगीन पहाड़ियां पाई जाती है। क्यों पाई जाती है दोस्तों, क्योंकि इधर से तो अरावली की पहाड़ियां और उधर से आपको पता है विंध्याचल की पहाड़ियां। क्योंकि सवाई माधोपुर जो जिला है वो भरतपुर से सवाई माधोपुर जिला एमपी से सीमा लगाता है, तो उधर से एमपी में पर्वत है विंध्याचल और इधर से राजस्थान पर्वत है अरावली, ठीक है। और अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं का संगम होता है रणथंभौर में, और जहां पर संगम होगा वहां पर कलरफुल पहाड़ियां पाई जाती है। तो रंगीन पहाड़ियां या कलरफुल पहाड़ियां कहां पाई जाती है, तो रणथंभौर, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है बताओ, रणथंभौर, सवाई माधोपुर पाई जाती है। या ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत आपस में राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं, तो सवाई माधोपुर मिलते हैं। और किस स्थान पर मिलते हैं, रणथंभौर। और वही रणथंभौर जहां पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, रणथंभौर जहां पर राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था, ठीक है, वही रणथंभौर जहां पर रणथंभौर नेशनल पार्क भी है और टाइगर परियोजना भी है। तो बात करते हैं, तो राजस्थान के किस जिले में कलरफुल पहाड़ियां पाई जाती है, तो सवाई माधोपुर में। और किस स्थान पे पाई जाती है, रणथंभौर में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं संक्रांति प्रदेश, कौन सा प्रदेश बताओ, संक्रांति प्रदेश, संक्रांति प्रदेश। ये एग्जाम में कई बार पूछाता है कि संक्रांति प्रदेश कहां है। तो देखिए संक्रांति प्रदेश उस प्रदेश को कहते हैं, देखिए यदि हम यहां पे मैं आपको डायग्राम बनाऊं और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करूं, तो यहां पर जिला सवाई माधोपुर, यहां पर अरावली पर्वतमाला भी का संगम होता है। किसका संगम होता है यहां पर बताओ, अरावली पर्वतमाला का भी संगम होता है, यहां पर विंध्याचल पर्वतमाला का भी संगम होता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का भी संगम होता है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भी संगम होता है। तो सभी का यहां पर संगम हो रहा है, अरावली भी यही मिल रही है, विंध्याचल भी यही मिल रहा है और मैदान प्रदेश भी यही मिल रहा है और पठारी प्रदेश, सभी यहां आकर मिलते हैं। तो ये सबका संक्रमण क्षेत्र है, इसलिए इसे बोलता है संक्रांति प्रदेश। तो संक्रांति प्रदेश कहां है बताओ, रणथंभौर, सवाई माधोपुर को संक्रांति प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहां पर अरावली, विंध्याचल, मैदान और पठार सभी आके मिलते हैं, इसलिए इसे संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है वो पूछा जाता है अंत्य अधर क्षेत्र, कौन सा बताओ, अंत्य अधर क्षेत्र, अंत्य अधर क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लें अंत्य अधर क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए हमने देखा कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, कौन सा बताओ, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का यदि अपन डायग्राम बनाएं तो दक्षिणी पूर्वी पठारी, यहां पे एक नदी बहती है चंबल, कौन सी बहती है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में मुख्य रूप से जो नदी बहती है वो चंबल, बाकी उसकी क्या है सहायक नदियां हैं। तो चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो क्षेत्र निर्मित किया जाता है, चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो क्षेत्र निर्मित किया जाता है उसे बोलते हैं अंत्य अधर क्षेत्र। क्या बोलते हैं, अंत्य अधर क्षेत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंत्य अधर क्षेत्र क्या है, चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो जाल होता है, ठीक है, उस जाल को क्या बोलते हैं, अंत्य अधर क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमने डिटेल से देखा। और यहां पे मैं बता दूं सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, विंध्य कगार में लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, ठीक है, जिससे लाल किले का निर्माण हुआ, लाल बलुआ पत्थर।
और आपको पता करौली और धौलपुर में रेड डायमंड यानी लाल पत्थर है, तो इसे लाल पलवा पत्थर पाया जाता है विंध्य कगार में। तो हमने यहां पर डिटेल से देखा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में जितने भी एस्पेक्ट्स थे उन सबको क्लियर किया। और यदि वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जाते जाते मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, आप देखते हैं कितने का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। आप चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, होमवर्क के रूप में 1-2 क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी रिलेटेड होमवर्क दूंगा। पहला क्वेश्चन है आपका काजरी, कौन सा बताओ, काजरी के क्षेत्रीय कार्यालय कहां है, कौन कौन से हैं। देखिए काजरी का मुख्यालय सबको पता है जोधपुर में है, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय काजरी के रीजनल ऑफिस क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि राजस्थान में काजरी का क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए, मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए, मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए, मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है। मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है, यूएनएफसीसी है, यूएनसीसीडी है या यूएनएफसीसी है, आईपीसीसी है, कौन सी है। मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है, एक तो यह बताना है। काजरी का राजस्थान में क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां है, जोधपुर में तो मुख्यालय है काजरी का मुख्यालय, लेकिन काजरी के क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां है यह भी आपको बताना है। और नेक्स्ट आपको बताना है मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन जो आपको बताना है, चौथा क्वेश्चन यह बताना है कि बताओ डीपीएपी कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। और आज का 5वां क्वेश्चन है डीडीपी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डीडीपी जो कार्यक्रम है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कितना रेशो है इसमें, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन हैं जो पुराने एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।